Dear students, we are going to start a very important article, Gauss theorem, area vector, a mathematical note. बच्चों यहाँ पे गॉस का थ्योरम जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आज की क्लास में उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन मेनी प्रॉब्लम से नॉट मेरीली मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, यस इन मेनी प्रॉब्लम से बहुत सारे प्रॉब्लम्स में नॉट मेरीली मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, सिर्फ जो है एरिया के मैग्नीट्यूड ही नहीं बट इट्स ओरिएंटेशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, बल्कि उसका ओरिएंटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओरिएंटेशन मीन होता है गिव अ न्यू डायरेक्शन टू, किसी चीज़ को नई दिशा देना, किसी की पोजीशन कुछ हो आप उसको फिर से कोई पोजीशन दे देना, उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक रिंग है, एक अंगूठी है, अंगूठी वुड यू लाइक टू ब्रिंग, ठीक है, दे कंसिडर दैट अ रिंग इज हेल्ड, मान लीजिए एक अंगूठी को आप पकड़े हुए हैं इन अ स्ट्रीम, स्ट्रीम जानते हैं, स्ट्रीम ऑफ वाटर यानी वाटर का करंट जिसमें पानी बह रहा है, पानी के बहाव में, स्ट्रीम मीन होता क्या, करंट, पानी के बहाव में आप मान लीजिए एक अंगूठी को पकड़े हुए हैं। तो एंड वी वांट टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर, और हम पानी के अमाउंट को, पानी की मात्रा को हम मापना चाहते हैं। आपके हाथ में क्या है, अंगूठी है, अंगूठी लेके कहाँ गए हैं, पानी जहाँ पे बह रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट फ्लो थ्रू इट, उस अंगूठी से पार करे, उस अंगूठी से हो करके जाए। तो नेचुरली द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिंग विल डिपेंड ऑन हाउ वी होल्ड द रिंग। तो नेचुरली इस बात पे अंगूठी डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको रख रहे हैं। अगर आप अंगूठी, सपोज दैट अंगूठी, प्लीज ब्रिंग अंगूठी, चलिए, तो यहाँ पे बच्चों द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिंग, जो पानी की मात्रा अंगूठी से हो करके फ्लो करेगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि हम अंगूठी को कैसे पकड़ के रखते हैं, कैसे अंगूठी को किस पोजीशन में रखें। इफ़ वी होल्ड द रिंग नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ वाटर, अगर हम अंगूठी को पानी के फ्लो के नॉर्मल रखें, पानी के फ्लो के नॉर्मल रखें, मान लीजिए आपकी अंगूठी, ये अंगूठी आपकी है, ये आपकी अंगूठी है, क्या है आपकी, और पानी का जो फ्लो है, पानी का फ्लो, ये पानी का आपका फ्लो है, तो अंगूठी और पानी के फ्लो के बीच में परपेंडिकुलर का एंगल बन रहा है। अगर इस पोजीशन पे हम रखें नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ वाटर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, वाटर के फ्लो के नॉर्मल, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस अंगूठी से पानी बहेगा, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग विल बी मिनिमम, और पानी कम से कम कब बहेगा या नहीं बहेगा, व्हेन द रिंग इज हेल्ड पैरेलल टू द वाटर फ्लो, जब हम अंगूठी को पानी के समानांतर, पानी के फ्लो के पैरेलल रख देंगे, तो बिल्कुल क्या नाम है, अंगूठी में से पानी पास, समझ में आ रही बात, क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों इट शोज दैट द सच अ सिचुएशन दैट द एरिया ऑफ द रिंग शुड बी ट्रीटेड एज वेक्टर। अब यहाँ पे ये बात खुल के सामने आती है कि एरिया ऑफ द रिंग, जो रिंग का एरिया है, रिंग का एरिया है, शुड बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर, वो वेक्टर के तौर पे अब काम करेगा। यानी एरिया
जहां आप पढ़े हैं कि एरिया क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन गॉस के चैप्टर में, ठीक है, फ्लक्स के चैप्टर में आप एरिया को क्या मानेंगे, वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पर ओरिएंटेशन आया है कि गिव अ न्यू डायरेक्शन। आप अंगूठी को उस डायरेक्शन में रखे हैं जो वाटर के फ्लो के बिल्कुल नॉर्मल है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्लो थ्रू द रिंग, बट व्हेन यू विल कीप द रिंग पैरेलल टू द फ्लो ऑफ वाटर, नो, या मिनिमम या ज़ीरो अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्लो द रिंग। तो यहाँ पे द रिंग इज हेल्ड पैरेलल टू द वाटर फ्लो। इट शो दैट इन सच अ सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में एरिया ऑफ द रिंग शुड बी ट्रीटेड एज वेक्टर। ऑब्वियसली द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर शुड बी अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया। अब यहाँ पे कर एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो शुड बी ज़रूर होना चाहिए अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द एरिया, जो प्लेन ऑफ द एरिया है उसके नॉर्मल होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, एन एरिया एलिमेंट ds, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक एरिया है, देख रहे हैं, और ऊपर जो एक यूनिट वेक्टर बनाता हुआ जा रहा है, इसी को कहते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। मान लीजिए सपोज दैट, वो दीजिए, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, देख रहे ना, गौर से देखिएगा, इसका जो ये देखिए नॉर्मल, इस प्लेन एरिया के बिल्कुल क्या नाम है, नॉर्मल। बात समझ रही है, ये नॉर्मल देखिए 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया इसके बिल्कुल क्या नाम है, परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल बनाता हुआ चले। एरिया वेक्टर यही है कि एन एरिया एलिमेंट ds, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एरिया एलिमेंट बोला है, एरिया एलिमेंट और एरिया वेक्टर दोनों में फ़र्क है। एरिया एलिमेंट ds इज रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर ds सच दैट द एरो इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया वेक्टर ds। अब देखिए ये एरिया, ये जो है एरिया जो एरो लगा है ds का, ds इज इक्वल टू ds यूनिट वेक्टर n, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर किसी सरफेस के बिल्कुल इधर भी हो सकता है परपेंडिकुलर, और आपका इधर भी हो सकता है परपेंडिकुलर। याद रखिएगा, अगर ऐसे हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं कहलाएगा, नॉर्मल नहीं कहलाएगा, मीन्स परपेंडिकुलर नहीं कहलाएगा, इट विल बी पैरेलल, इट विल बी पैरेलल। ये सरफेस के बिल्कुल क्या इसे माना जाएगा, पैरेलल, लेकिन ये कंडीशन आपकी नॉर्मल। क्लियर हो गया, बात समझ रही है। तो यहाँ पे एन एरिया एलिमेंट ds इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर ds। इस चैप्टर में जो एरिया एलिमेंट ds है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ds, वेक्टर ds से, ठीक है। सच दैट द एरो रिप्रेजेंटिंग द एरिया वेक्टर ds इज परपेंडिकुलर to the area element. Figure 3.01, the length of the area vector ds represent the magnitude of the area element ds. In such case, in case n cap is a unit vector along the normal. ये ठीक है, यूनिट वेक्टर along the normal। क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। तो ds इज इक्वल टू, आप एक चीज़ याद रखिएगा, ds इज इक्वल टू व्हाट, ds यूनिट वेक्टर n, ds इज इक्वल टू ds यूनिट वेक्टर n। अब आ रही बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। कैसे, अभी कहाँ, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सबसे पहले जान लीजिए कि व्हाट इज ए फ्लक्स है। तो द वर्ड फ्लक्स इज ओरिजिनेटेड, फ्लक्स जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, लैटिन वर्ड से
ठीक है, जिसकी मीनिंग होता है क्या, फ्लो। फ्लक्स मीन फ्लो, फ्लक्स मीन फ्लो। चलिए, फ्लक्स मीन होता है क्या, देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स जो है ये इट इज़ ओरिजिनेटेड, इट इज़ ओरिजिनेटेड है, ये इसकी जो ओरिजिन है फ्रॉम लैटिन वर्ड, फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स फ्लो, विच मीन्स, ये फ्रॉम लैटिन, लैटिन वर्ड कहाँ से हुई है, फ्लो से। फ्लक्स कहाँ से हुआ, फ्लो, फ्लो मीन बहना, फ्लो मीन पास करना, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स से थ्रू अ सरफेस, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी बोला जाएगा तो एक सरफेस आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से थ्रू अ सरफेस से, अब वो सरफेस कहाँ होना चाहिए, हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फ्लक्स जो, वो क्या नाम है, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होना चाहिए। पहली बात क्या समझे, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स मीन्स होता है फ्लो, पास करना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाएगा तो एक सरफेस होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस है, वो सरफेस कहाँ होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर। रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलिए, या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलिए, क्रॉसिंग द सरफेस, मतलब जितनी क्या नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर सकती है, क्रॉस कर सकती है उस सरफेस से हो करके, लेकिन शर्त है कि इन डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन में होना चाहिए नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल। अगर ये सरफेस है तो परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होनी, ऐसे नहीं पास होनी चाहिए बल्कि परपेंडिकुलरली पास होना चाहिए। और एक चीज़ और भी जान लीजिएगा कि अगर ये आपका सरफेस है, दिखाई दे रहा है, ये अगर आपका सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसके परपेंडिकुलरली पास होना चाहिए। तो आप क्या बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बनेगा, गलत जवाब, 0 डिग्री। ये भी क्या नाम है, ये नॉर्मल है, जो आपका क्या है सरफेस, सरफेस के जो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होगा, ये एरिया, इसका एरिया वेक्टर यूं, इसका एरिया वेक्टर यूं, एरिया वेक्टर बिल्कुल सरफेस के, प्लेन सरफेस के, और ये 90 डिग्री बना रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसके परपेंडिकुलरली क्रॉस होना चाहिए। तो ये भी और ये भी, 2 एक और दे दीजिए, ठीक है, एक पेन दीजिए हमको, पेन, पेन, उसमें एक और है ना, वही दे दो ताकि दोनों सिमिलर रहें। तो बच्चों ये देखिए नॉर्मल, ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, ये क्या है, ये प्लेन सरफेस है, ये एरिया वेक्टर, ठीक, और ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, ठीक है, लेकिन इसके और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस से, सरफेस के थ्रू, वो सरफेस कहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है किसको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को, जो
उस सरफेस को पार करती हो, क्रॉस करती हो, शर्त ये हो कि सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल में पास करना चाहिए, मेकिंग 90 डिग्री या नॉर्मल, सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल। अभी इसका मैं उसकी इमेज दिखा रहा हूँ, इमेज, इसकी इमेज देखिए। ये देखिए आप, ये एक बोर्ड है, ठीक है, एक सरफेस है और परपेंडिकुलरली उस सरफेस के क्रॉस कर रही है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। इस सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल जब बोले तो परपेंडिकुलरली याद रखिएगा, मेकिंग 90 डिग्री उसको क्रॉस करती हुई जा रही है। यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक ब्लैक जो सिंबल है और एक आपका ऑरेंज है। तो एक जो है आपका क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर शो करेगा, तो दूसरा उस सरफेस का जो वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर को शो करेगा। उन दोनों के बीच में वो दोनों पैरेलल हैं, मींस थीटा विल बी व्हाट, 0 डिग्री। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए सरफेस को आप कोई एंगल दे दिए हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, उससे क्या नाम है, वो थीटा एंगल बनाता हुआ उसका क्या है, नॉर्मल है, तो उसमें आपका एंगल क्या है, थीटा है। यहाँ पे देखिए सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस वो पैरेलल, नॉर्मल तो आपका हमेशा, ठीक है, नॉर्मल सरफेस, ये एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहेगा, के लिए मेकिंग 90 डिग्री। तो इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्लियर हो गया। बोलिए, मतलब आपका ये अगर सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इसके परपेंडिकुलरली क्रॉस होना चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है, ये पैरेलल की कंडीशन है, नॉर्मल। इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, एक सरफेस के थ्रू, वो सरफेस कहाँ होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दर्शाता है, दिखाता है किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जो सरफेस को क्रॉस करे इन अ डायरेक्शन, एक ऐसी दिशा में, नॉर्मल टू द सरफेस, जो सरफेस के क्या हो, नॉर्मल हो, यानी मेकिंग 90 डिग्री हो। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग गिवन अ सरफेस नॉर्मली या परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बात समझिए, एंड इज डिनोटेड बाई फाई। इसको किससे डिनोट करते हैं, फाई से। इन फैक्ट फ्लक्स इज प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर फील्ड, लेकिन जो फ्लक्स है आपकी एक वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी है। एंड लाइकवाइज, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे जुड़ा हुआ है, किससे संबंधित है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी बोला जाएगा तो एक सरफेस आना चाहिए, वो सरफेस कहाँ होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट मस्ट क्रॉस द सरफेस परपेंडिकुलरली या नॉर्मली। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इन दोनों के बीच में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल क्या है, ई है, मालूम है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, वेरी गुड, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है।
फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो मान लीजिए एक सरफेस है जिसका सिंबल एरिया एस, जिसका एरिया क्या है, देखिए गौर से, एक सरफेस है जिसको एस से डिनोट किया गया है, और डी एस, ये जो एरो देख रहे हैं ये डी एस एरिया वेक्टर, उसका एरिया वेक्टर डी एस। इसको कहाँ रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी इंटेंसिटी ई है। इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, अगर इस सरफेस से हमको इलेक्ट्रिक, ठीक है, फ्लक्स को ज्ञात करना है, गेट करना है, तो मान लीजिए एक छोटा सा एरिया मान लीजिए डी एस। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एरिया डी एस माना गया, देख रहे हैं ये छोटा सा एक एरिया जो है कंसीडर किया गया है, द एलिमेंट्री एरिया डी एस। अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, वेक्टर फॉर्म में, डी एस के ऊपर एक एरो विच इज डायरेक्टेड अलॉन्ग नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट डी एस। एरिया एलिमेंट डी एस जो है उसके नॉर्मल हम डी एस को रिप्रेजेंट करेंगे। कन्फर्म, अगर मान लीजिए ये डी एस है, देखो गौर से देखो, ये डी एस है, ये डी एस है, ऐसे है, ये डी एस है, ये आपका क्या है, और ये वेक्टर डी एस है। इसी के परपेंडिकुलर नॉर्मल हम वेक्टर डी एस मानते हैं। और वेक्टर डी एस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब बात आएगी तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस परपेंडिकुलरली या नॉर्मली। कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलरली। क्लियर। और एरिया जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर, वो भी इसके अबाव, सरफेस में जब छेद है तभी होगा। क्या चीज, वो रहे चाहे ना रहे। अब जैसे सपोज दैट इट इज ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, तो इसका एस ये एलिमेंट, अब इसका ये जो है इसके परपेंडिकुलर, ठीक, आपका क्या माना जाएगा, एरिया वेक्टर। क्या माना जाएगा, एरिया वेक्टर। क्लियर। तो मान लीजिए यहाँ पे द एलिमेंट्री एरिया डी एस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर डी एस। देखिए ये आपका वेक्टर डी एस, ये मत समझिएगा कि उसके पैरेलल है, ठीक है। मान लीजिए ये हैंड है, दिखाई दे रहा, ये हैंड है, तो इसका जो, अगर ये इसका जो डी एस निकालेंगे ये रहेगा, समझ में आई बात, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, बल्कि ये एकदम 90 डिग्री बनना चाहिए। कंफर्म हो गया, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए एक फिंगर है, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, दूसरी उंगली बिल्कुल इसके ठीक सामने रहे। तो अब यहाँ पे द एलिमेंट्री एरिया डी एस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर डी एस विच इज डायरेक्टेड अलॉन्ग नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट डी एस। सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेक्स एन एंगल थीटा। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक थीटा एंगल बनाती है, किससे, एरिया वेक्टर डी एस से। इस एरिया वेक्टर डी एस से एंगल देख रहे हैं, थीटा एंगल बना रहा है। देन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट डी एस इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये देख रही है, मैं इसको रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ये अगर आपको, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका ई है, सुनिएगा, ये आपका ई है, और ये आपका डी एस है, ये क्या है, वेक्टर डी एस, ये एंगल थीटा है। क्लियर। और मान लीजिए इसका नाम मैं दे दूँ ओ। ओ ई की वैल्यू क्या हो सकती है, आप जानते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है।
बेस क्या है, ओई है, क्या है, ओई। हाइपोटेनस क्या है, डीएस मान लीजिए, क्या हो जाएगा, डीएस। तो ओई को आप क्या लिख सकते हैं, यानी ई कॉस थीटा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। ये जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बच्चों, ठीक है, ये कॉस थीटा पे आता है। और अगर ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल, तो ये आपका साइन थीटा आता है। बात समझ रही है। तो वही यहाँ पे ई एन इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। जब इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई एस भी लिख सकते हैं या ई ए भी लिख सकते हैं। किसी किसी किताब में वेक्टर ए एरिया को डिनोट करता है, या वेक्टर एस वो भी एरिया को डिनोट करता है। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, फाई इज इक्वल टू ई डॉट। इसका क्या मतलब, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट सरफेस परपेंडिकुलरली। तो ई डॉट एस। तो अब जब इसको आप पढ़े होंगे, ए डॉट बी इजिकल टू क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा, या ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, ई कॉस थीटा इंटू डी एस, या ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। कन्फर्म। तो जब हम छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे तो डी एस आता है, क्या आता है, डी एस। तो ई डॉट डी एस, इसीलिए डी फाई बोला जा रहा है। जब छोटा सा लेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट डी एस से अलॉन्ग एरिया वेक्टर डी एस इज गिवन बाई ई एन इज इक्वल, ई एन का मतलब नॉर्मल है, ई कॉस थीटा। और जब क्या नाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द एरिया एलिमेंट डी एस लेंगे तो डी फाई इज इक्वल टू ई एन डी एस, या ई कॉस थीटा डी एस, या डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये फार्मूला याद रखिएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। आपको जो मिला डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट क्या मिला, डी एस। इसको क्या लिख सकते हैं, ई कॉस थीटा डी एस, या ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स से थ्रू द होल सरफेस, अब इसको इंटीग्रेट करेगा। अभी छोटा सा पार्ट लिया था, अब उसको क्या नाम इंटीग्रेट करके पूरा ले लेगा। तो यहाँ पे अभी डी फाई आप लिखे थे, क्या लिखे थे, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको सरफेस, एस से क्या है, सरफेस का इंटीग्रेशन, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू एस ई एन डी एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सरफेस से in an electric field may be defined as the surface integral of the electric field over that surface। अब ये क्या आपका इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर दैट सरफेस, यानी उस सरफेस पे हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल एस ई एन डी एस, या ई डॉट डी एस बोल करके आप ई को बाहर भी बोल सकते हैं। तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। तो ई एस हो जाएगा। तो आ जाइए यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे यूनिट क्या है, फ्लक्स की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डी एस आपका सरफेस है छोटा सा। तो सरफेस की यूनिट क्या होती है, एरिया का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, गुलाम क्या है, एफ बाई क्यू।
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू F बाई क्यू, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन और क्यू का कूलाम। तो देख रहे हैं ना, न्यूटन जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में क्या था, न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर कूलाम था एक्चुअल में। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज डिनोटेड बाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। वाइल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, और जब वो सरफेस क्लोज्ड रहेगा, बंद रहेगा, ठीक है, तो उसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे, ठीक है, इस सिंबल से, इस सिंबल से। वो भी फाई है, लेकिन वो क्लोज्ड का नाम है, क्लोज्ड का सिंबल है जब सरफेस हमारा पूरी तरह से क्या हो, बंद हो, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका सिंबल ये फाई है। दस इफ द सरफेस एस इज क्लोज्ड, अगर सरफेस पूरी तरह से क्लोज्ड हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज गिवन बाई, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन, इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन एस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू एस क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई एन डी एस। कन्फर्म हो गया। चलिए अब आ रहा है आपका गॉस थ्योरम, ठीक है। देखो बच्चों, गॉस थ्योरम कहती है इट स्टेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, वो सरफेस कैसा होना चाहिए, पूरी तरह से बंद होना चाहिए। इन क्लोजिंग अ चार्ज, उसमें कोई चार्ज हो, चार्ज से वो घिरा हुआ हो, कोई चार्ज हो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज, वो किसके इक्वल होता है, 1 बाई साइलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट टाइम्स का मतलब गुना, मल्टीप्लाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। देखिए ये आपका गॉस का फार्मूला, फाई इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइलॉन, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई साइलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है। बस शर्त यह है कि आपका जो है सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। और इनक्लोजिंग अ चार्ज, उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए। तो गॉस का थ्योरम कहती है कि फाई इज इक्वल टू 1 बाई साइलॉन इंटू साइलॉन नॉट इंटू क्यू। चलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो इफ़ अ क्लोज सरफेस, अगर कोई क्लोज सरफेस एस हो जिसके अंदर कोई चार्ज क्यू हो, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज गिवन बाई फाई इज इक्वल टू क्यू बाई साइलॉन नॉट। बाई डिफिनीशन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज गिवन बाई, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन का सिंबल एस ई डॉट डी एस, ds, where E is electric field at the area element ds, therefore Gauss theorem में भी, Gauss theorem को हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं इस तरीके से, क्लोज्ड इंटीग्रेशन एस ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपका न्यूमेरिकल में इम्पॉर्टेंट है। हेंस गॉस थ्योरम में आल्सो भी स्टेटेड एज बिलो, गॉस के थ्योरम को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई सरफेस क्लोज्ड हो, उसके अंदर कोई चार्ज हो, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनक्लोज चार्ज ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई साइलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। क्लियर। यानी ये जो है आपका
क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्साइलॉन नॉट। क्लियर? चलिए अब अगला टॉपिक है टू प्रूव गॉस थ्योरम फॉर अ स्फेरिकली सिमेट्रिक क्लोज्ड सरफेस। यस, चलिए इसको हम कल पढ़ेंगे।